aimed at reducing the number of international students on new international student permits. California has the most international students in the entire country. 64,000 international student permits. These are new applications. क्योंकि GIC बढ़ रहा है कनाडा का. Most of the students who are going from India, they are not financially very strong. मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तब तक आप बड़ी बिल्डिंग बना ही नहीं सकते. Hello everyone, this is Chakit from VAC Global Education. This is Shweta from VAC Global Education. और आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि कनाडा में चल क्या रहा है. कनाडा में बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है. कनाडा में आपका पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा फ्लक्चुएट हो रहा है, GIC अभी इंक्रीज़ हुआ, स्पाउस वीज़ा बंद हो रहा है, और आगे फ्यूचर क्या होने वाला है, जॉब्स कैसी होने वाली है, किन लोगों को जॉब्स मिलेंगी, ये सब हम इस पॉडकास्ट में बात करेंगे. सो इस पॉडकास्ट को आप ध्यान से देखोगे तो आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता लगेगी, फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू एंड द पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सारी बातें होने वाली हैं इस पॉडकास्ट में. सो आप बहुत ध्यान से इस पॉडकास्ट को देखना, जिससे कि आपके जितने भी मन में डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो सके. So we have Shweta with us. She's the co-founder of VAC, and we are going to discuss about Canada. So Shweta, कैसा आपका अभी तक का जर्नी है फॉर द स्टूडेंट वीज़ा? आपको क्या लग रहा है बच्चों के क्या चैलेंजेस हैं जो अभी करंटली स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं? Challenges से ज़्यादा I would rather want to talk about कि study about actually opt-in students को करना चाहिए. क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए माइंड में when they are actually प्लानिंग की हाँ हमें बाहर पढ़ने जाना है. सो कहते हैं ना एक घर बनता है तो नींव पक्की होनी चाहिए, तो वो नींव होती है जो हम इंडिया में अभी कर रहे हैं. सो इफ़ यू आर वट एवर यू आर स्टडिंग हेयर, अगर वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या जो वर्क एक्सपीरियंस आप बना रहे हो या जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो वो उतना अच्छा नहीं है, सो फिर लेटर ऑन आपको कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करने में, यूनिवर्सिटीज़ को एम करने में जो एक एम होता है कि हाँ मुझे अगर न्यूजीलैंड जाना है फॉर इंस्टेंस, तो मुझे AUT जाना है या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड जाना है. These things we have in mind कि हाँ टॉप रैंकिंग में होना चाहिए यूनिवर्सिटी. सो थिंग्स लाइक दीज आर देयर इन स्टूडेंट्स माइंड. तो उसके लिए हमारा एक्चुअली जो बेस है इंडिया में वो हम कैसे बिल्ड कर रहे हैं, दैट मैटर्स. सो आई वुड से स्टूडेंट हैज समथिंग लाइक दिस इन देयर माइंड. तो जो हाँ अपनी नींव बना रहे हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग बनाए, चाहे वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की बात है, IELTS, PTE, TOEFL, whatever exam the student is taking. So how would the score is? Basic eligibility everybody knows. 6.5 no one less than 6 है, PG के लिए जाते हैं, UG के लिए और थोड़ा कम है. But what if your score is 7, 8 and more like higher? So you can apply for good universities जिनका eligibility criteria is higher. So आपको ये जो भी अभी current situation चल रही है, चाहे वो कनाडा के साथ है या ऑस्ट्रेलिया के साथ है, कि they are aiming for good students, so why don't you become good? Perfect. सो हमें ये समझ आता है कि जितने बच्चे बाहर अप्लाई करना चाहते हैं कॉलेजेस में, उनको जो अपनी प्रोफाइल है वो स्टार्टिंग से बिल्ड करना चाहिए. स्टार्टिंग से बिल्ड करने का मतलब है कि जो बच्चे अभी ऑलरेडी या तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर जो अभी क्लास 12 कर रहे हैं, उनको अपने फ्यूचर का जो रोड मैप है वो अभी से अगर वो डिस्कस करेंगे, अच्छे से प्लान करेंगे अच्छे से, तो वो ये सारे चैलेंजेस से बच सकते हैं. सो जो चैलेंजेस अभी कनाडा में एट प्रेजेंट हैं वो हैं रिगार्डिंग हाउसिंग क्राइसिस और जॉब. हाउसिंग क्राइसिस का जो मुझे लगता है खुद से, जो पर्सनली जो मैं फील कर रहा हूँ, वो लग रहा है कि क्योंकि पिछले 2-3 साल से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो बाहर गए हैं, दैट हैज़ बीन ह्यूज. द नंबर ऑफ स्टूडेंट गोइंग अब्रॉड हैज़ बीन ह्यूज. और ये एंटिसिपेट ना ही किसी गवर्नमेंट ने किया था, ना इमिग्रेशन ने किया था कि दीज नंबर्स कैन गो दिस हाई. एंड बिकॉज ऑफ दैट जो उनकी प्रिपरेशन थी गवर्नमेंट की और इमिग्रेशन की, वो शायद शॉर्ट पड़ी है किसी न किसी तरीके से, तभी बच्चों को अकोमोडेशन में प्रॉब्लम हुआ. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज द जॉब क्राइसिस. अब ये जो जॉब क्राइसिस वाला जो सीन है, ये सीन इस वजह से है क्योंकि बच्चे जो इंडिया में जो पढ़ाई की है उन्होंने, या फिर जिन तरीके से वो एडमिशन लेना चाहते हैं विद देयर लो प्रोफाइल, वहाँ पर वो मात खा जाते हैं. वो कैसे होता है
कि बच्चा सोचता है कि मेरे 50% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स पे मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब ऑब्वियसली अगर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी जाएगा तो अच्छी यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग है वो हाई है, उनकी रिक्वायरमेंट हाई है, तो उनको वो अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है। अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिल रही है तो उनके पास वो स्किल्स नहीं आ रहे हैं जो एक्चुअली में एक एम्प्लॉयर को चाहिए। सो यू आर नॉट बिकमिंग एम्प्लॉयबल, वहाँ प्रॉब्लम है। अगर एम्प्लॉयबिलिटी की प्रॉब्लम आपकी डायरेक्ट स्किल से है, अब इसका एग्जांपल हम इंडिया से ले सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है जो आईआईटी में पढ़ रहा है, उसको जो पैकेज लगेगा और जो बच्चा एक लोकल कॉलेज से पढ़ रहा है उसका जो पैकेज लगेगा, दैट वुड बी डिफरेंट ऑल टुगेदर। सो सेम इज द सिनेरियो विद द यूनिवर्सिटीज़ एंड द कॉलेजेस। सो यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स आर हायर, चाहे वो परसेंटेज हो, चाहे वो आईएलटीएस का स्कोर हो, चाहे उनका वर्क एक्सपीरियंस हो, वो हायर होती है। तो उनको एक मास्टर्स डिग्री में एडमिशन मिलता है। मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने का मतलब ऑलरेडी दे आर वे अहेड विद द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू द कॉलेजेस, क्योंकि कॉलेजेस की एंट्री रिक्वायरमेंट्स आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, बी इट 40, 45, 50% से लेकर ऑल द वे अप टू, if I talk about Humber, Seneca, Centennial, they take students up to 70-80%। तो वो वहाँ पर सारा डिफरेंस आ जाता है। तो आपको, आप जब लाखों रुपए इन्वेस्ट करने वाले हो तो वाई नॉट गो एंड स्टडी एट अ टॉप रैंक यूनिवर्सिटी। बच्चे क्या करते हैं वो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फ्रॉम इंडिया दे आर नॉट फाइनेंशियली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो एक शॉर्टकट ढूंढते हैं कि हमें एक सस्ता कॉलेज मिल जाए, सस्ती लिविंग एक्सपेंसेस मिल जाए, जिससे कि कम से कम फीस पे वो कनाडा पहुंच जाए, और वहीं जाकर वो स्ट्रगल करते हैं। ये उनका लूज पॉइंट बन जाता है, क्योंकि दे आर ऑलरेडी फाइनेंशियली वीक हैं, उसके ऊपर उन्होंने लोन लिया है। अगर वो जाते ही वहाँ पर जाकर मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो उनको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, और सीधा वो जाकर पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर रहे हैं। यही सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये कैपिंग हुई है। Immigration wants serious students to come and study in Canada. So ये बहुत important factor है जो मुझे लगता है eligibility के अराउंड। तो ये financial eligibility हो, चाहे वो marks को लेकर हो, चाहे वो IELTS को लेकर हो, we need to be very very careful that we are choosing the right program, the right college, and based on that we should be making the decision. Even I think कि for the students जिनकी अच्छी परसेंटेज है, अच्छा बैकग्राउंड है, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा, everything is good, they will always have opportunity any country we talk about, be it Canada, New Zealand, Australia. But now for the students जिनके कम परसेंटेज है, obviously options are there for them, but उनका journey will be very different from the students who have good percentage, good background in terms of education, work experience, everything. Now I want to talk about GIC, जिसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए थे कि GIC बढ़ रहा है कनाडा का, एंड अगेन बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट आई वुड से ये अगेन फॉर बेटरमेंट है। हाउ? सी, लास्ट टाइम जब GIC अपडेट हुआ था, सिंस नाउ टिल नाउ ऑब्वियसली इन्फ्लेशन आया होगा, वहाँ पे भी महंगाई बढ़ी होगी। अगर आप इंडिया में हो, इन लास्ट 10 सालों में आप सोच सकते हो कि 10 साल में मतलब कैसे इन्फ्लेशन आया, चीज़ें कैसे महंगी हुई है। तो ऑब्वियसली चाहे रेंट के बेसिस पे लोग, ग्रोसरी लोग, जो बेसिक बच्चों की रिक्वायरमेंट है, जो जिसके लिए GIC एक्चुअली दिया जाता है, उनके लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, लिविंग एक्सपेंसेस वहाँ पे भी बड़े हैं। हाउसिंग क्राइसिस आ रहा है क्योंकि उनको उस बजट में घर ही नहीं मिल रहा है जिस बजट में वो ढूंढ रहा है। व्हाट इफ लिविंग एक्सपेंसेस का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होगा, दे विल बी फ्लेक्सिबल विद द मनी, they can focus on their studies. It's only for the betterment of the students. But बच्चों में भी ये बहुत या बच्चों के पेरेंट्स में भी ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वाई बढ़ना है लिविंग एक्सपेंसेस, हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, बट इट इज़ ओनली एंड ओनली फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। सो GIC का जो पूरा सिस्टम है वो ये है कि GIC एक इन्वेस्टमेंट है विच यू मेक टूवर्ड्स योर लिविंग एक्सपेंसेस, एंड दीज लिविंग एक्सपेंसेस मनी is get deposited in the bank account of the student, and the student get this money account to make their living expenses while they're in Canada. अब जब ये amount increase हुआ है GIC का, which is $20,635, so इससे क्या होगा कि आप पार्ट टाइम जॉब वहाँ पे कर रहे हो, पार्ट टाइम जॉब के साथ साथ आप वहाँ पर ये पैसे को सेव कर सकते हो, विच यू कैन यूटिलाइज फॉर द नेक्स्ट ईयर फीस ऑल्सो।
सो ओवरऑल जितनी भी इमिग्रेशन है दे आर कंसिडरिंग कि हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो फाइनेंशियली स्टेबल होंगे तो ही वो पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे. पढ़ाई पर फोकस करेंगे दे विल बिकम द स्किल्ड पीपल दे व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, एंड एज सुन एज यू आर स्किल्ड यू विल गोइंग टू गेट द जॉब. जो बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जहाँ पर उनको एक्सपोजर नहीं है हाउ द इंटरनेशनल एजुकेशन वर्क्स, हाउ डिफरेंट कल्चर वर्क्स, तो वहाँ पर उनको चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं एंड दे एंड अप गेटिंग इनटू द ट्रैप ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स कि वो सिर्फ वो घंटे लगाने पे फोकस करते हैं कि हमारे 40 घंटे की जॉब मिल जाए, 50 घंटे की जॉब मिल जाए, 60 घंटे की जॉब मिल जाए, एंड दैट इज़ वेयर दे lose the entire focus from studies to making money because उनके ऊपर लोन का प्रेशर है, उनके ऊपर अपने पेरेंट्स की टेक केयर करने का प्रेशर है और वो अपने करियर से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जो कि बेसिक फंडा है आपका कि आपको पढ़ाई पूरी करनी है, आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस को टेक केयर करना है और आपको अपने फ्यूचर को बनाना है. तो ये जो बैलेंसिंग बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है, ये स्ट्रगल हो जाता है. ये स्ट्रगल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर है. उस प्रेशर को रिलीज़ करने का जो सबसे आसान और सबसे मुश्किल तरीका है वो ये है कि आपको मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी. देयर इज़ नो अदर ऑल्टरनेट. अगर आप सोचते हो कि घर से बाहर रहकर आप इजीली सर्वाइव कर सकते हो, वो पॉसिबल सिनेरियो नहीं है. ये पॉसिबल सिनेरियो तभी बनता है व्हेन यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि आई एम गोइंग अब्रॉड. Going abroad means that you would have to take care of your studies and the work simultaneously. और वर्क भी आपको पार्ट टाइम जॉब से इतना लगाव नहीं रखना है कि आप उसी को मेन पर्पस मानो अपना. आपको अपनी पढ़ाई में फोकस करना ही करना पड़ेगा. पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा, मेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव गॉन एंड after 10 days they're feeling like why we have come here, and a lot of students have come back too. Not a lot of, but a few have come back too. So in such scenarios you have to actually, you should speak to people who are there. You should know a lot of things about when you're migrating. It's a big step. It's not an easy step. It's not a piece of cake. You have to invest your time, energy and everything when you're taking this step. Talk to people who are there. If you know somebody, then obviously that's a good prospect. If you don't know, then if you're, doing your process with a consultant, you can ask for a mentor there. There's a lot of students there. They can speak to them. And then you will have an idea कि exactly उनकी journey कैसी होने वाली है. बच्चों को पता नहीं है exactly उनकी journey कैसी होगी. Even the, not just जिन्होंने 12th करी है, छोटे बच्चे, even the people who have good experience, 10-12 years of experience, they also get anxious because, migrating from one country to another, it's a huge step. It takes a lot of courage. And I mean, I salute to those who does it because even if I have to take this step today, then I will have to think a lot of times and about a lot of scenarios which I am comfortable here in India, and then I will have to do those things there. So for that, I would say that talk to people, be more diligent when you are thinking about what exactly are going to happen there, and then only you will have an idea if you are actually the one who could do it or not. वहाँ जाके आपको ये लगे कि नहीं यार, मम्मी होती थी घर पे, सारा काम मिल जाता था, और वहाँ जाके करना पड़ना, परेशान हो रहे हो, then that is the thing which may not be, एक टाइम तक वो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बट व्हाट इफ लॉन्गर ड्यूरेशन के आपको प्रॉब्लम करे और आप फिर वापस आ पाएंगे. तो इसमें एक चीज़ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं कहना चाहूँगा फ्रॉम द अदर फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर हैं, हर किसी की जर्नी ना अलग होती है. नो टू पीपल विल हैव सिमिलर जर्नीज. जो एक स्टूडेंट है जो लोन लेकर गया है, एक स्टूडेंट है जिसके पेरेंट्स ने पे किया है, एक स्टूडेंट है जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, एक सिचुएशन है जहाँ पर स्टूडेंट की जो फैमिली है, इट्स एन एफ्लुएंट फैमिली एंड दे आर इन्वेस्टिंग द होल अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट. सो इन सब चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है. अब आप यहाँ पर फिर अगेन आई विल कम बैक टू दी कंपटीशन का पॉइंट ऑफ व्यू, कि इंडिया में जो कंपटीशन होता है, जिस तरीके से लोग यहाँ पर एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, वो सेम सिनेरियो क्या
वहाँ पर नहीं होगा, क्या ह्यूमन नेचर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा. ह्यूमन नेचर इज द ओनली थिंग विच रिमेन्स परमानेंट, बी इट एनीवेयर यू गो. हम्बल जो लोग हैं वो लोग अलग दिखते हैं और जो लोग कनिंग हैं वो अलग दिखते हैं. तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं वो आपको कितना जेन्युइनली एडवाइस कर रहे हैं. बिकॉज अभी यूट्यूब पर भी यू विल सी बोथ साइड ऑफ द सिनेरियो. कुछ लोग हैं जो प्रो कनाडा हैं कि आप आओ, मेहनत करो, 1-2 साल आपको लगेंगे एंड इवेंचुअली यू विल फिगर आउट कि कैसे सिचुएशन होने वाली है. और पीपल वो विल से कि नहीं, यहाँ बताओ, यहाँ पर घर नहीं है, यहाँ पर जॉब्स नहीं है, यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ भी नहीं है, आप आओगे यहाँ पे परेशान हो जाओगे. तो आपको बेटर डिसीजन की तरफ जाना है. बेटर डिसीजन की तरफ आप कैसे जाओगे? आपको अच्छा कोर्स चूज करना पड़ेगा, अच्छा कॉलेज चूज करना पड़ेगा. आपको जाते ही पैसे के पीछे नहीं भागना है, तभी आप इजीली वहाँ पर चीज़ों को नेविगेट कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे और तभी आप वहाँ पर जाके अपना बेटर फ्यूचर बना पाओगे. अगर आप पहले दिन से ही ये लगोगे कि मैं जाऊँ एयरपोर्ट पर उतरूँ और जाते ही मुझे जॉब मिल जाए, जाते ही मुझे क्या कहते हैं मैं पार्ट टाइम जॉब में 20 घंटे काम करूँ लीगली, 20 घंटे काम करूँ मैं इलीगली, और फिर मैं कॉलेज भी कर लूँ, मैं घर भी संभाल लूँ, तो भाई सुपरमैन तो हो नहीं ना. आप हो तो इवेंचुअली ह्यूमन. तो अगर आप 24 घंटों को डिवाइड करते हो नॉर्मली इंडिया में भी, तो 24 घंटों को आप कैसे डिवाइड करोगे? 8 घंटे आपको नींद चाहिए टू फंक्शन नॉर्मली. 2-3 घंटे आपको तैयार होने में, रिलैक्स करने में ये लगेगा. 2 घंटे के आसपास आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए लगेगा. कहीं भी आप आ जा रहे हो, कुछ भी प्रिपेयर हो रहे हो, तो आपके 8 + 5 13 घंटे ही चले गए. अब बचे आपके पास 11 घंटे. इसमें आपको कॉलेज भी करना है और पार्ट टाइम जॉब्स भी करनी है. उसके बाद अगर आप ये सोचो कि अभी मैं 40 घंटे यहाँ पे काम भी करूँगा और फिर 4-5 दिन कॉलेज भी चला जाऊँगा. मैंने कम से कम 500+ काउंसलिंग ऐसी की होगी जहाँ पे बच्चों ने ये बोला है कि हमें सर कॉलेज ऐसा दिला दो जहाँ पर सिर्फ हमें 1-2 दिन जाना पड़े. जो 1-2 दिन अगर आप कॉलेज जाओगे तो आप पढ़ोगे कैसे? आप पढ़ोगे नहीं तो आपको स्किल्स नहीं आएंगे, स्किल्स नहीं आएंगे तो आपको फाइनली जॉब नहीं मिलेगी. इवेंचुअली तो यही हो रहा है कि हम अपने आप को उस लेवल पे प्रिपेयर ही नहीं कर पा रहे हैं जिस लेवल की हमें जॉब चाहिए. तो फिर तो जॉब्स मिलेगी नहीं, क्योंकि हर बिजनेस को ऐसे लोग चाहिए ना जो क्या कहते हैं स्किल्ड लोग हो. अब वो स्किल ही नहीं है आपको तो जॉब देगा कौन? फिर आप वहाँ पे लेबर की जॉब करोगे, फिर आप वहाँ पे बर्फ हटाने की जॉब करोगे, है ना, वेयर हाउसेस में काम करोगे. ये जॉब्स अगर आपको करनी है तो फिर इंडिया भी क्या बुरा है? फिर तो क्या कहते हैं वही बातें क्या कहते हैं कि आप महल में सफाई का काम कर रहे हो. विल नॉट मेक सेंस. सो यू वुड नीड टू थिंक फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वेयर you are focusing entirely on the skills what you are going to do. You need to write the SOP. जो आप SOP में लिख रहे हो, जो आप कंसल्टेंट से लिखवा रहे हो, जो उसमें बड़ी बड़ी आप बातें कर रहे हो, वो पूरी होंगी कैसे अगर आप उन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे? तो वो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जा रहे हो वो स्किल्स एक्वायर करने. यू आर पेइंग सच अ प्रीमियम प्राइस ऑफ द एजुकेशन इन अ डिफरेंट कंट्री एंड यू आर नॉट गेटिंग the exact benefit out of it. तो और वो भी अपनी वजह से. ये इसमें ये नहीं है कॉलेज वो नहीं दे रहा है या यूनिवर्सिटी वो नहीं दे रही है, बट यू आर फोकस एंटायरली ऑन द स्टडी, द पार्ट टाइम वर्क यू आर डूइंग. तो यहाँ पर आपको वो डिसीजन जो है वो आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए कि व्हाट इज द purpose that why you are going abroad. Yes, correct. You need to be very, as I said, diligent about हर तरीके से why you are taking this step, how you are going to do it, and take all the possible good steps to so that you know that whatever you are choosing or whatever the decision you are taking was एक right direction में जाए. And even with Canada, the latest update that is coming day before yesterday, वो भी मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है. दो पीपल हैज टेकन इट in another way, but it is positive. There are possibilities because it is coming at par with other countries. Like New Zealand का जो पैरामीटर है कि आप 1 साल का वहाँ पे कोई पढ़ाई करोगे, फॉर इंस्टेंस मास्टर्स करोगे, 3 साल का पोस्ट स्टडी बन सकता है. एंड द सेम वे कनाडा के साथ भी ये चीज़ हो सकती है कि अगर आप 1 साल का पीजी डिप्लोमा भी करोगे फ्रॉम अ पब्लिक कॉलेज, हो सकता है आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल जाए. हाँ, ये अपडेट अभी जो एग्जैक्ट वहाँ पे लाइन लिखी हुई थी अपडेट में, वो लिखी हुई कि वी हैव नॉट अपडेटेड द पोस्ट स्टडी वर्क वीजा राइट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम.
सो इट माइट बी द सिचुएशन कि अगर आप 1 साल का पीजी करोगे तो भी आपको 3 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिल सकता है. तो दिस इज अ ह्यूज स्टेप विच इमिग्रेशन माइट टेक इफ दे फील दैट देयर नंबर्स आर ड्रॉपिंग ड्रास्टिकली. तो ये भी एक पॉसिबल सिनेरियो आ सकता है फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स. तो अभी हमें ये फोकस रखना है कि अभी एग्जैक्टली चेंजेस हुए क्या क्या. सो पहला चेंज ये हुआ है कि जो यूजी कोर्सेज थे, बैचलर्स कोर्सेज हैं, डिप्लोमा, 2 years डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, उसमें आप अपने स्पाउस को नहीं ले जा पाओगे. You will be able to take your spouse only if you are going for a master's or a PhD degree. ये चेंजेस हैं. इसमें ना ही कोई पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा चेंज हुआ है, ना ही कोई आपका किसी तरीके का एप्लीकेशन पे बैन हुआ है. इट्स जस्ट जो ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पर सिर्फ पैसे कमाने जा रहे थे वाया प्राइवेट कॉलेजेस, वो बंद हुआ है. सो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप is being targeted here, जो कि numbers drastically बढ़ा रहा था of the student visa. क्योंकि उसमें क्या हो रहा था कि अगर किसी बच्चे के 5 bands है, 5.5 bands हैं, वो हट रहे हैं. दूसरा, जो बच्चे पैकेज सिस्टम करके चल रहे थे वो हट रहा है. वो एक बहुत बड़ी लीच होती है ना, जो वो लीच का काम है वो, कि आपको इस तरीके से चिपकेंगे कि आपको बोलेंगे कि सारा पैसा आपको बाद में देना है. एंड देन दे विल सेंड यू टू अ कॉलेज ना जिसकी कोई रेपुटेशन है, ना जिसकी कोई रिकग्निशन है, ना आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा अगर डायरेक्टली आप उस कॉलेज में जाओगे. और चांसेस भी जो हैं वीज़ा लगने के वो भी बहुत बहुत कम. सो वाई टू इन्वेस्ट योर हार्ड एंड मनी इन दोज कॉलेजेस जहाँ से आपको कुछ आउटकम ही नहीं मिलने वाला है. तो आप ऐसे कॉलेजेस में जाओ जहाँ पर आपको अच्छे प्रोग्राम मिलेंगे, अच्छे स्किल्स मिलेंगे, जिनको एम्प्लॉयर जानते हैं, और आपको आगे फ्यूचर में जॉब्स और पीआर मिलने के चांसेस बढ़ेंगे. नाउ आई थिंक जो लेटेस्ट चेंज है 22 को जो आया है, उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज वाला एंड जो पब्लिक कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस के साथ मिलकर जो कोलैबोरेटिव करते थे, आई थिंक वो तो खत्म ही हो जाना चाहिए, या बंद हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए. कुछ तो चेंजेस आएंगे उसमें. नहीं, वो तो हो ही गया है, मतलब उस पर तो सफाया आ गया. अब कनाडा के पास जो स्टूडेंट्स आएंगे ना, वो उनका जो लेवल होगा वो इट विल बी हायर. अच्छा लेवल होगा. सीरियस स्टूडेंट्स होंगे, वो आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज. जैसे न्यूजीलैंड में बच्चे जाते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में बच्चे जाते हैं, यूएस में बच्चे जाते हैं. दे आर सीरियस अबाउट देयर करियर, दे आर सीरियस अबाउट देयर स्टडीज. आई थिंक अब कनाडा में भी वही होगा, और यही कनाडा इमिग्रेशन की शायद एक्सपेक्टेशन है अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ. एंड आई बिलीव अगर ये होता है तो इट्स ओनली गुड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट कम्युनिटी जो वहाँ पर बिल्ड हो रही है. एब्सोल्युटली. तो जैसे फॉर एग्जांपल अभी जीआईसी का अमाउंट बढ़ने के बाद 2-3 चीज़ें हैं जो मेजर जो चेंजेस लग रहे हैं. वो हैं कि कनाडा यूज्ड टू बी दी मोस्ट अफोर्डेबल कंट्री. जहाँ पर पेन आया है वो अफोर्डेबिलिटी पे आया है. जीआईसी का अमाउंट बढ़ने से फीस नहीं बढ़ी, बट जो अफोर्डेबिलिटी है वो बढ़ गई है. अभी अगर हम जीआईसी की बात करें 20,665, अगर मैं इसे यूके से कंपेयर करता हूँ इनसाइड लंदन, इट्स अराउंड 12,000 पाउंड्स जो आपको शो करना पड़ता है. सो यूके का पाउंड की वैल्यू इज़ रफली 106-7. अगर मैं इसको कनाडा से डिवाइड करता हूँ तो एट पार इट इज़ प्रीटी मच द सेम. ऑस्ट्रेलिया में 24,000 एट पार द सेम. न्यूजीलैंड में $20,000 एट पार, एंड सेम गोज फॉर यूएस. सो अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग जितनी भी कंट्रीज हैं, ये 5 कंट्रीज, उन सब में कॉस्ट ऑफ लिविंग हैज़ बिकम द सेम. ट्यूशन फीस अभी भी कम है कंपैरेटिवली अगर हम और कंट्रियों से कंपेयर करें. तो अगर ये जो टॉप 5 डेस्टिनेशन हैं, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अभी इन सब की जो लिविंग कॉस्ट है वो सबकी बराबर हो गई. तो अभी जो भी बच्चे कनाडा जाने के लिए प्लान कर रहे थे, बिकॉज कि वहाँ पर फंड्स कम लगते हैं, उनके लिए तो भी रास्ते हर जगह बराबर हैं. अब आप ये देखो कि आपको टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कहाँ मिल रही है.
करेक्ट। आप ये देखो कि आपको कौन सी कंट्री जाना चाहिए, किस कंट्री में आपका जो फील्ड है उसकी डिमांड ज़्यादा है। Exactly. जैसे न्यूजीलैंड की ग्रीन लिस्ट है, हर जगह की शॉर्ट लिस्टिंग होती है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पे कौन सा स्किल शॉर्टेज है, और उसके हिसाब से आप अपना डेस्टिनेशन चूज़ करो ताकि आपकी स्किल की वहाँ पे वैल्यू हो। ये ना हो कि आपका स्किल वहाँ पे अबंडेंस में है, सो ऑब्वियसली फिर वहाँ पे जॉब्स कम मिलेंगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिलेंगी, कंपटीशन ज़्यादा होगा। वाई नॉट चूज अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स, वाई नॉट चूज अ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ कॉलेज या यूनिवर्सिटी की रैंकिंग। क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। देखो, आप ये देखो कि अब जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटी की रैंकिंग होगी, वो रैंकिंग होने के पीछे का रीज़न क्या है? वो इतनी हाई रैंकिंग होने का रीज़न ही ये है कि वहाँ की जो पढ़ाई है उसका लेवल इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब आप वहाँ से पढ़ाई करके निकलोगे तो एम्प्लॉयर नोज कि ये बंदे ने यहाँ से पढ़ाई की है, मीन्स कि उसको वो चीज़ आती होगी जो उनको चाहिए, कुछ तभी तो वो आपको जॉब देंगे। कनाडा में जितनी भी टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ हैं, नोबडी इज प्रमोटिंग देम, और फॉर द मैटर यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने वाले लोग ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी फीस ज़्यादा है, दूसरा उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, एंड ऑल्टरनेट्स आर द कॉलेजेस। एंड आई थिंक उनको प्रमोट करने के लिए ज़रूरत क्यों नहीं, बिकॉज उनके पास ऑलरेडी कैंडिडेट्स है। मतलब इफ somebody would want to go to such university, he would know कि मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, तो उसे प्रमोट करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसकी अपनी एक वैल्यू है। तो अपने को यही फोकस करना है कि हम जब पैसा बराबर खर्चने वाले हैं तो क्यों ना हम एक बेस्ट जगह जाएं, क्यों ना हम यूनिवर्सिटी जाएं जहाँ पर हमें मास्टर्स डिग्री मिलेगी, जहाँ पर हमें हाई स्किल मिलेंगे, वहाँ पर एकोमोडेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जॉब्स मिलेंगी जो कि पार्ट टाइम जॉब्स यूनिवर्सिटी के खुद के कैंपस में अवेलेबल होती हैं। तो आपके पास जो सिनेरियो है वो पर्सपेक्टिव को आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा कि आप ओप्पो वीवो की बजाय आप हर कोई ओप्पो वीवो, किसी का एस्पिरेशन नहीं है, सबका एस्पिरेशन आईफोन है। तो यूनिवर्सिटीज आर द आईफोन्स एंड दीज कॉलेजेस आर ओप्पो वीवो। सो ओप्पो वीवो वही लेगा जिसका बजट नहीं है, बट अगर आपका बजट है, you will not go for Oppo Vivo, you will go for the iPhone, and universities are the iPhone. करेक्ट। तो आपको अपनी पॉकेट देखनी है, आपको अपने स्किल्स देखने हैं, आपको अपनी फैमिली बैकग्राउंड देखना है, और आपको अपना फ्यूचर देखना है। अगर आप जो बच्चे वहाँ पर हैं ऑलरेडी, मैं एक भी बच्चे को नहीं जानता हूँ जो पार्ट टाइम जॉब नहीं कर रहा है। हमने लास्ट ईयर 150 प्लस वीज़ा किए हैं, and most of the student they are connected with me on WhatsApp, and none of the student is sitting idle. और कुछ बच्चे हैं जो 2-3 जॉब्स भी कर रहे हैं, चाहे उनको 5 घंटे कहीं मिल रहे हैं, 10 घंटे कहीं मिल रहे हैं, और फिर इस तरीके से भी हैं, बट पीपल आर वर्किंग देयर। इट इज़ शॉकिंग फॉर मी टू सी कि भाई बच्चे बोल रहे हैं हमें जॉब नहीं है। तो जॉब किसके पास नहीं है, मुझे उनसे मिलाओ कि किसको जॉब नहीं मिल रही है। उनकी जॉब ना मिलने के कारण क्या हो सकते हैं? पहला कारण कि उन्होंने जो CV है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया है, वो किस लेवल की जॉब अप्लाई कर रहे हैं, उनके खुद के स्किल्स क्या हैं, उनके मार्क्स क्या हैं, उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी है, ये सारे फैक्टर भी तो मैटर करेंगे ना। Right. और किसी की जॉब की रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट है या कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है और वो एग्जाम आपसे क्लियर नहीं हो रहा है, तो उसमें वो जॉब कुछ नहीं कर सकती ना, वो तो आपको खुद करना पड़ेगा ना। बहुत सारे बच्चे जिनको जॉब मिल जाती है वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हाई डिमांडिंग जॉब है। अब वो हाई डिमांडिंग अगर जॉब है और आपके पास अवेलेबल है तो आपको वो करनी चाहिए ना। उसको आप छोड़ दोगे तो फिर आप कैसे आगे बढ़ोगे? मतलब देन यू आर लुकिंग फॉर एन इजी वे आउट। सिर्फ इन नहीं कर सकते फिर आप उस कंट्री में, तो फिर आप ग्रो नहीं करोगे ना। मतलब आप अगर पैर जमाओगे नहीं तो खड़े कैसे होगे, और चलोगे कैसे, और फिर भागोगे कैसे? वो होगा ही नहीं। आपको कहीं ना कहीं तो स्टैंड लेना पड़ेगा ना कि अच्छा दिस इज व्हाट इट इज, नाउ आई एम गोइंग टू बिल्ड फ्रॉम हियर। एंड वो बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको खुद से बनाने पड़ेंगे, वो खुद से बनाने पड़ेंगे, और यही प्राइम ऑब्जेक्टिव है स्टडीइंग अब्रॉड। आप वहाँ से अगर यूनिवर्सिटी से पढ़ के अगर इंडिया वापस भी आओगे
you would have an upper edge on lot of other students. आपने कितना प्रोसेस देखा होगा, आपने सबसे पहले तो एथिक्स सीखे होंगे. बाहर के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा एथिकल हैं, वो चीटिंग में विश्वास नहीं करते हैं, जो कि मतलब मुझे ये कहना नहीं चाहिए, बट इसी इन्वायरमेंट से निकल के हम जा रहे हैं ना यहाँ से. और फिर हम आके यहाँ पर आएंगे, वी कैन सी दी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट लेंस ऑल टुगेदर, कि यहाँ पर किस तरीके से वी कैन बिल्ड द सिस्टम विच इज मोर सस्टेनेबल एंड यू कैन पेव द ग्राउंड फॉर योर सक्सेस. तो दिस इज हाउ यू कैन प्रॉब्ली चेंज द वे यू थिंक, और ये बहुत ज़रूरी है. You must. I mean, you're going there for a reason. Your motive should be clear. If you know that you are going there and this is the path and I want to get PR. No, I want to come back after 5 years. No, I have this in mind. So your path should be clear, your journey should be clear, your goal should be clear. Then only you will, obviously bumps आएंगे, there will be different scenarios, आप different country में होके. But if you know that your aim is clear, then you know कि अच्छा ऐसे नहीं ये रूट ले सकते हैं, अच्छा ऐसे नहीं ये भी कर सकते हैं. वो कंट्री में जाके आपको पॉसिबिलिटीज़ पता लगेंगी कि आप ये भी चीज़ कर सकते हो. सो आई थिंक अगर आपका गोल क्लियर है कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली, आपका आउटकम क्या है. कुछ होते हैं कि आप जाते हो, आप जानना चाहते हो उस कंट्री में क्या होगा, एक्सपोजर लेना चाहते हो, एंड देन आप सोचते हो कि अच्छा पहले मैं जाऊँगा, एक्सपोजर लूँगा, देन आई विल सी इफ़ आई वांट टू सेटल देयर और आई वांट टू कम बैक. दैट इज़ ऑल्सो फाइन. इट्स योर लाइफ, इट्स योर जर्नी. जस्ट ट्राई टू मेक मोस्ट आउट ऑफ इट. जो भी आप स्टेप ले रहे हो, आप वापस आ रहे हो, आप वहाँ पे PR ले रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, वट एवर कंट्री यू चूजिंग, योर मोटिव, और आई मीन you should be clear in your mind. What am I going to do? If I'm going there for only कि मैं पढ़ाई करूँगा, वापस आऊँगा, एक एक्सपोजर लूँगा, वापस आऊँगा, or what else am I going to do? So if your motive is clear in your mind, if you know what you're going to do, if you know the path that I'm choosing वो कैसा होने वाला है, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इजी हो जाएंगी. बिल्कुल. और उसकी सबसे पहली जो शुरुआत है वो स्टार्ट होनी चाहिए कि आपका मोटिव क्लियर है कि भाई मुझे जो है बाहर सेटल होना है. अभी जो बाहर सेटल होने वाला जो एक ये जो पॉइंट होता है कि मुझे बाहर सेटल होना है, उसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि PR सेंट्रिक कौन कौन सी कंट्री. तो फॉर एग्जांपल US ग्रीन कार्ड देने में बहुत टाइम लगाता है, UK ग्रीन कार्ड देने में बहुत टाइम लगाता है. सो ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द easiest country to settle down, first is Canada, second is New Zealand, third is Australia. ये 3 कंट्री हो गई. अब इन 3 कंट्री में जो आपका बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड के हिसाब से आपको सबसे बेस्ट कहाँ पर आपकी स्किल शॉर्टेज है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट STEM courses has the highest demand worldwide right now. So what are STEM courses? Science, technology, engineering and mathematics. If you are from any of these background, you will have the highest probability of getting the visa as well as the PR later on. Most of the companies worldwide, they are going towards technology. टेक्नोलॉजी में साइंस चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंजीनियरिंग चाहिए, मैथमेटिक्स चाहिए. इन ये चारों अगर आपके पास स्किल्स हैं, इन चारों में से कोई भी एक स्किल है, देन यू आर हाईली एम्प्लॉयड. फर्स्ट थिंग. सेकंड, इसके बाद आता है जितने भी ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज हैं, दे रिलाई लॉट ऑफ फॉर देयर सस्टेनेबिलिटी, दे रिलाई ऑन सप्लाई चेन. सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैन बी अ गुड ऑप्शन. जैसे ही हम IT कंपनीज की बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज वन. एनर्जी मैनेजमेंट, एवरी country, every continent, they are looking forward to go towards the green energy. Green energy की तरफ जाएंगे, sustainability, energy management, ये प्रोग्राम से. फिर इसके बाद आते हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल. अभी हमने कोरोना वायरस में देखा था कि किस तरीके से सारी कंट्रीज में डॉक्टर्स की कितनी कमी है, नर्सेस की कितनी कमी है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की कितनी कमी है. तो उधर हम फोकस करेंगे. उसके बाद इफ़ यू आर अ पर्सन जो फाइनेंस में बहुत अच्छा है, अकाउंटिंग में बहुत अच्छा है, तो आपको वो बहुत अच्छा इंसान बनना पड़ेगा, बहुत अच्छे स्किल्स लाने पड़ेंगे, तभी आपको वो कंट्री एब्जॉर्ब करेगी. टीचर्स फॉर दैट मैटर, इवन टीचर्स फॉर दैट मैटर. टीचर्स की हर जगह शॉर्टेज है. अब टीचर्स में प्रॉब्लम क्या होती है कि 7 बैंक्स ईच लाने में
प्रॉब्लम आ जाती है। 7 बैंड्स ईच नहीं आ पाता, 7 बैंड्स ईच नहीं आएगा तो आपको टीचिंग अवार्ड्स नहीं मिलेगा। अब बच्चा जो है इंडिया में वो प्रिपेयर नहीं कर रहा उस लेवल पर कि भाई मैं इंग्लिश का लेवल इस तरीके से अचीव करूं कि मैं अच्छा स्कोर लेके आऊँगा तो मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी, अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छा प्रोग्राम मिलेगा। और हम बार बार इसी टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस क्लियर नहीं है तब तक आप बड़ी बिल्डिंग बना ही नहीं सकते हो। नहीं स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तब नहीं बिल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग। और वहीं पर कटिंग द कॉर्नर्स वाली थ्योरी आती है दैट एवरीवन इज ट्राइंग टू जस्ट समहाउ गेट इनटू द कंट्री किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी कॉलेज दे दो, कोई भी प्रोग्राम दे दो। मैंने कहीं पे कोट पढ़ा था कि इंडियन कस्टमर्स आर दी हार्डेस्ट टू कन्विंस, क्योंकि उनको सबसे चीजें सबसे तेज चाहिए, सबसे सस्ती चाहिए। तो अभी ये सस्ता और तेज वही कहानी है ओप्पो वीवो। आप किसी भी दुकान पे जाओगे ओप्पो वीवो का फ़ोन आपको हर जगह मिल जाएगा, बट जो आईफोन है उसके लिए डेजिग्नेटेड स्टोर्स हैं, तो वो डेजिग्नेटेड स्टोर्स में जाओगे तभी आपको आईफोन मिलेगा, अदरवाइज ओप्पो वीवो कहीं में मिलेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ओप्पो वीवो बिल्कुल बेकार फ़ोन है और उसको क्या कहते हैं मार्केट में किसी ने इन्वाइट कर रहा है, जैसे ओप्पो वीवो के अपने मार्केट है। मैंने की जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके लिए भी मार्केट है, उनके लिए भी कॉलेजेस हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए भी है। बट हाँ फॉर श्योर अगर आप जर्नी एम करना चाहते हो कि यूनिवर्सिटी की और जाना चाहते हो कॉलेज में क्योंकि 50% है, देन देयर इज अ डिफरेंस। और ऐसा नहीं है कि 50% पे आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी, यूनिवर्सिटी आपको 50 में मिलेगी, मतलब जितना गुड़ उतना मीठा। यस तो आपको पहले खुद इतना सक्षम बनना पड़ेगा कि आप उस एनवायरनमेंट में फिट हो सको। और एनवायरनमेंट में फिट होने के और भी बहुत सारे तरीके हैं कि कौन कौन से ऐसे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल एक कभी फ्रेश ग्रेजुएट है जिसके 50% मार्क्स हैं एंड दे वांट टू गो टू अ डिसेंट टॉप रैंक मिड रेंज यूनिवर्सिटी, तो टॉप रैंक तो नहीं मिलेगी फॉर श्योर 50% पे, बट मिड रेंज मिलेगी। उसके साथ आपने इंटर्नशिप की है, आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, आपके पास अच्छे LORs हैं, आपके पास आपका CV बहुत अच्छे से बना हुआ है, आपने बहुत डिसेंट प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं, एंड देन यू राइट एन ईमेल टू द फैकल्टी फॉर द कंसिडरेशन, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको एडमिशन मिल सकता है। बट विद दीज 50% यू हैव गॉट लाइक 20 बैकलॉग्स, उसके बाद आपका ISO 5.5 है, एंड देन यू हैव नॉट डन एनी इंटर्नशिप, यू हैव नॉट डन एनी प्रोजेक्ट्स, एंड नाउ यू वांट टू गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एंड देन once you will start hearing no from 2-3 consultant, then you will get into a trap of going to a consultant जो yes बोलेगा, and then the whole trajectory will go for a toss. Then you will not be able to figure out कि आपको क्या चाहिए। तो ये सारे ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत ध्यान से अच्छी तरीके से सॉर्ट करने चाहिए। तो कनाडा में अभी जो चल रहा है वो चल रहा है फिल्ट्रेशन। दे आर फोकसिंग टुवर्ड्स द क्वालिटी नॉट द क्वांटिटी। उन्होंने क्वांटिटी पिछले 3-4 साल में क्वांटिटी लेके देख लिया, उस क्वांटिटी में क्या हुआ है कि जेब तो भरी बट इवेंचुअली जेब खाली हो गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए, बहुत सारे लोगों ने नेगेटिव मार्केटिंग करनी स्टार्ट कर दी है, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को ऐसे पोर्ट्रे करना चालू किया जैसे कि वहाँ पर उस कंट्री में कुछ है ही नहीं, बट ऐसा सीन नहीं। सीन ये है कि उनको ये रियलाइज हो रहा है, उनको से मेरा मतलब है वहाँ की गवर्नमेंट को, कनाडा के लोगों को ये रियलाइज होना चालू हुआ है कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सिर्फ और सिर्फ वो लोग यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि वो स्किल्ड नहीं है, जो वो स्किल पोर्ट्रे कर रहे हैं। So they are trying to focus on the quality of the student, कि उनके पास क्वालिटी स्टूडेंट्स आएँ और अच्छी से वो पढ़ाई करें, वो स्किल्स लें जो उन स्किल्स की वहाँ पर गवर्नमेंट को ज़रूरत है, और फिर जब वो स्किल्स उनके पास आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। प्लस ऑल्सो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू बाय द टाइम, कि हाउसिंग क्राइसिस तो है ही है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फ्रॉम लास्ट ऑलमोस्ट 6-7 months नाउ कि हाउसिंग क्राइसिस है, हाउसिंग क्राइसिस है। हाउसिंग क्राइसिस है इसलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बढ़ा है, जिससे कि लोगों की अफोर्डेबिलिटी बढ़ सके और लोग अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएँ, जिससे कि आगे जाकर उनको कोई भी चैलेंज
फेस ना करना पड़े। और जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप एक कंट्री पे ही ना फोकस होकर यू नीड टू लुक फॉर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, कि आपको दूसरी कंट्रीज में क्या ऑफर हो रहा है। जैसे हाँ, थिंक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, कि न्यूजीलैंड अभी 1 ईयर की मास्टर्स के बाद 3 इयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा दे रहा है, प्लस इन द स्किल शॉर्टेज लिस्ट यू विल फाइंड पोजीशन फॉर अकाउंटेंट्स, मैनेजर्स, फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, एनर्जी, ये सारे के सारे जितने भी सोशल वर्क, मेडिकल, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूँ, अगर किसी बच्चे को पैसे कमाने ही, अगर उनका पैसे कमाने का ही फोकस है, तो आप यूके जाओ। यूके का पाउंड महंगा है, वहाँ पर यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। 1 साल की मास्टर्स आपको 12, 13, 15 लाख में मिल जाएगी। लिविंग एक्सपेंसेस आपको ट्रांसफ़र नहीं करने, सिर्फ फंड शो करना है। आप यूके जाओ, यूके में आप 1 साल पढ़ाई करो, 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा, 2 साल में यू सेव इनफ अमाउंट एंड यू कैन एक्चुअली बिकम इंडिपेंडेंट, कि आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। You will be able to get a master's degree. Based on that master's degree, you can apply for n number of jobs worldwide. यूरोप में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप उधर कंसिडर कर सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया फोकस करो, ग्रुप ऑफ 8 में फोकस करो। अब प्रॉब्लम ये है ऑस्ट्रेलिया के साथ कि वहाँ पर इतना ज़्यादा गंद मचाया लोगों ने, फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स भेज के कि पंजाब, हरियाणा, गुजरात, some part of Uttar Pradesh and some part of South, they have banned them completely। नहीं, यहाँ के बच्चों को वो वीज़ा नहीं देंगे, उनका GT क्लियर नहीं हो रहा है। अब उसके चक्कर में जो एक्चुअली में अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ करो जहाँ पर आप GT कंप्लाइंट हो गए, जहाँ पर आप अपने खुद के फंड शो कर रहे हो, आप कंसल्टेंट को नहीं बोल रहे हो कि भाई आप मेरे फंड शो करो। ये सारे के सारे इतने बड़े रेड फ्लैग्स हैं कि आपको करियर बनाने ही नहीं देंगे। आप हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहोगे, और शॉर्टकट इवेंचुअली वो सांप सीढ़ी होती है ना, कि आप 99 पे जाके आपको वो सांप काट देता है एंड देन यू कम बैक टू वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम। ये वो सारी सिचुएशंस हैं। तो इनसे आपको बचने के लिए आपको प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। आपके वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, आपके बैंक डॉक्यूमेंट, आपके एजुकेशन लोन के डॉक्यूमेंट, दे ऑल नीड टू बी सॉर्टेड। जब ये सब सॉर्टेड होंगे तो आपको इजीली वीज़ा भी मिलेगा और इजीली आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सो एनी लास्ट वर्ड यू वांट टू ऐड before we close this podcast? With the statement that I started कि नीड स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। So for the students जिनका for instance percentage कम है for any reason, they can try with English proficiency कि उनका वहाँ स्कोर अच्छा हो। वो एम ना करें कि अच्छा डिज़ायर स्कोर हमारा मिनिमम हमें इतना चाहिए तो इतना ही ठीक है, वहाँ पे हम ज़्यादा स्कोर एम कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड अगर थोड़ा सा भी ख़राब है उसको ठीक किया जा सकता है। यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर मुझे कुछ चीज़ एम करनी है तो उसके लिए मुझे क्या चेंजेस करने चाहिए या मेरे प्रोफाइल में, और क्या चीज़ बेटर हो सकते हैं जिससे मुझे एक अच्छा डिज़ायर जो मेरा कंट्री है, जो यूनिवर्सिटी है, जो कॉलेज है, वो मुझे मिल जाए। उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बट स्टूडेंट्स आर नॉट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं करना, इसमें नहीं आ पा रहा रिजल्ट्स, और नहीं मुझे ऐसे नहीं पढ़ना, मुझे वैसे नहीं पढ़ना। तो उस चीज़ के लिए आप एक कंट्री माइग्रेट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ से होना पड़ेगा। वहाँ जाके आप सारी चीज़ें करोगे, लेकिन यहाँ से थोड़ी सी बेटर रिजल्ट के साथ अगर आप एक अच्छी जगह जा सको उसके लिए आप मेहनत करने से डर जाते हो। तो दिस इज़ जस्ट फॉर ओनली दो स्टूडेंट्स जो सपोज जिनका बैकग्राउंड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ट्राई टू मेक योर नीड स्ट्रॉन्ग, और उसमें हम और क्या बेटर कर सकते हैं वो चीज़ों पे फोकस करो ताकि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी और कॉलेज और कंट्री मिले। एंड ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर चॉइस। और सबसे अच्छी एक और बात ये है कि सिर्फ आइल्स पे क्यों फोकस करना है, आप पीटी पे फोकस कर सकते हो, आप टॉपल कर सकते हो। और जिन बच्चों को एक्चुअली में आइल्स नहीं क्रैक कर पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट कैनेडा ओनली, जो बच्चे आइल्स क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, पीटी में सफ़र कर रहे हैं, वो डुओलिंगो के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो आप। डुओलिंगो इज़ प्रीटी मच एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट एट एवरी कॉलेज। आप डुओलिंगो के बेसिस पे एडमिशन लो और वीज़ा आप आइल्स के स्कोर के बेसिस पे फाइल करो। 5.5 अब एक्सेप्ट होता है। तो ये
ऐसी फिक्सेस हैं जो आपको बचा सकते हैं उस ट्रैप में जाने के लिए जहाँ पर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ रहा है। प्राइवेट कॉलेजेस से बचने का टाइम अभी आ गया है। आप ऐसे ही सिचुएशन में ना फंसो जहाँ पर आपको कंसल्टेंट ये बोल रहा है कि आप पैसे वीज़ा लगने के बाद देना, और वो आपसे इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे जो कि आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और इन सब चीज़ों से बचने का यही एक तरीका है कि आप ऐसे कंसल्टेंट के साथ टच में रहें जो आपको क्लीन एंड ऑथेंटिक ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और आपका प्रोसेस बिल्कुल क्लीन तरीके से कर रहे हैं, ना कि ऐसे तरीके से जहाँ से कि आपको दिक्कत परेशानी हो जाए फ्यूचर में आकर। सो मेरा तो लास्ट पॉइंट यही है कि आप ऐसी कंट्री टारगेट करो जहाँ पर आपके स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। दूसरा, आप अपनी प्रोफाइल को अभी से स्ट्रॉन्ग करो जब आप इंडिया में हो। तीसरा, अगर कोई भी ऐसा स्किल है जो आप अभी ले सकते हो जो कि आपको फ्यूचर में जॉब देगा, आप उस पर फोकस करो और अपने फाइनेंसेस को सॉर्ट रखो। अगर आपके फाइनेंसेस सॉर्ट नहीं हैं एंड people will know about it, then definitely they are going to take the advantage of you. So you will need to think from a perspective where you need to be thoroughly informed about everything what you're doing, be it the college, the university, आपकी प्रोफाइल, आपके फाइनेंसेस, आपका इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, आपके फ्यूचर प्लान्स, आप कहाँ पर कितना अर्न कर सकते हो, कहाँ पर आप कितना सेव कर सकते हो, but not at the cost of the skills what you are going to get from the education. क्योंकि अगर आपने वो मिस किया तो ये जो टेम्परेरी आपको पार्ट टाइम जॉब से पैसे आ रहे हैं, these will not going to help you in the long run. आपको लॉन्ग रन में आपके स्किल्स काम आएंगे और उन स्किल्स के बेसिस पर ही आपकी आगे जाके PR होगी। अदरवाइज यू वुड एंड अप नॉट डेवलपिंग द स्किल्स विच एम्प्लॉयर वांट्स। सो दैट इज माई सजेशन टू यू कि आप अपने स्किल्स पे फोकस करो। अगर आपके पास स्किल्स होंगे तो आपको डेफिनेटली जॉब भी मिलेगी और इवेंचुअली आपके PR भी होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, and if you guys have any questions regarding any of the discussion which we have done in this video, then do write it in the comment section. We'll be more than happy to reply to you. Also, there is a link given in the description. Click that link, get in touch with us, discuss your profile, and we will try and best to help you with the entire process. And if you are seeing our faces for the first time, subscribe to our channel. We do video related to study abroad queries, and also these podcasts will be coming every week. So you will have an idea कौन सी country choose करनी है, क्या करना है. We'll do podcasts related to education. That's it, I guess. We shall see you guys in the next podcast. Till then, you guys take care of yourself, and we shall see you in our next one. Bye bye. Bye.